चलो अपन आज बात करते हैं आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था आप लोगों का एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, अपन बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। देखो, एनिमल ब्रीडिंग, देखो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मेटिंग होती है किसके अंदर, मेल एंड फीमेल के अंदर जो मेटिंग होती है इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। देखो ब्रीडिंग क्या होती है, मेटिंग बिटवीन सेलेक्टिंग मेल एंड फीमेल फॉर डिजायर करेक्टर्स इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। किसी न किसी करेक्टर के लिए अपन क्या करते हैं, सेलेक्टिंग जो मेल एंड फीमेल होता है उसके बीच में क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेटिंग ऑफ फीमेल एंड एनिमल, सॉरी मेल एंड फीमेल आल्सो नोन एज ब्रीडिंग। ठीक है, अगर मान लो कि जो आप लोगों का जैसे ह्यूमन के अंदर मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग होगा, ह्यूमन ब्रीडिंग हो जाएगा। एंड एनिमल के अगर जो मेल एंड फीमेल के बीच में होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनिमल ब्रीडिंग बोलेंगे। तो देखो एनिमल ब्रीडिंग क्या हो, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू बॉर्न इन एनिमल इज कॉल्ड एज एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए या न्यू बॉर्न जो न्यू बॉर्न है उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेल एंड जो फीमेल जो होता है वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एनिमल ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार से हो सकती है, एक तो नेचुरल ब्रीडिंग हो सकती है या नेचुरल सिस्टम के द्वारा, देन आप लोगों का आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो सकती है। तो एनिमल ब्रीडिंग कितने प्रकार की हो गई, मेथड कितने हो गए इनके, दो हो गई। पहला एनिमल ब्रीडिंग में पहला कौन सा, नेचुरल मेथड, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड हो गया। ठीक है, नेचुरल मेथड की बात करते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग सिस्टम की बात करते हैं। फिजिकली मेटिंग ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग ईस्ट्रस पीरियड हीटिंग इज कॉल्ड नेचुरल ब्रीडिंग। जब जो आप लोगों की फीमेल होती है, फीमेल क्या आती है, हीट में आती है, और हीट में आने के दौरान दोनों में क्या होता है, फिजिकली जो मेटिंग होती है, मेल एंड फीमेल के अंदर जो फिजिकली मेटिंग होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो फिजिकली मेटिंग ऑफ एनिमल ड्यूरिंग ईस्ट्रस पीरियड। ठीक है, जब जो फीमेल होगी, फीमेल क्या होगी, हीट में आएगी। ठीक है, ईस्ट्रस पीरियड के अंदर मेल एंड फीमेल के बीच में जो फिजिकली मेटिंग होगी उसको अपन कौन सी बोलेंगे, नेचुरल मेटिंग बोलेंगे। ठीक है, हाइयर चांस हाइयर चांस ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इन दिस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जिसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इसमें जो डिजीज हैं उनके ट्रांसफर होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, हाईली होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल से अगर मान लो कोई जो जेनेटिकली जो डिजीज होंगे उनके चांसेज अगर बात करते हैं तो क्या होंगे, मोर होंगे। अदर जो आप लोगों का एज कंपेयर टू अगर बात करते हैं आप लोगों का आर्टिफिशियल जो मेथड होता है उसके कंपेयर में क्या होता है, यहाँ पे जो बात करते हैं एनिमल के जो भी डिजीज होते हैं, जो भी आपके जेनेटिकली डिजीज होते हैं उनके चांसेस क्या होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कंसेप्शन परसेंटेज इन दिस मेथड 50 to 60%। इसमें जो जो प्रेगनेंसी के जो चांसेज होते हैं वो क्या होते हैं, मोर होते हैं। 50 to 60% जो मोर जो चांसेज होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल मेथड से एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मेथड। तो पहला अगर बात करते हैं, फिजिकली अगर मेटिंग होगी मेल एंड फीमेल के बीच में तो उसको अपन कौन सा बोलेंगे, नेचुरल मेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो डिजीज जो जेनेटिकली जो डिजीज हैं उनके चांसेस क्या होंगे, मोर होंगे। देन इसमें क्या होगा, जो प्रेगनेंसी के जो चांसेज होंगे वो भी क्या होंगे, मोर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे आता है आप लोगों का आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सिस्टम। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सिस्टम, देखो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सीमन एंड इंट्रोड्यूस और इजैकुलेटेड इन फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। इसमें क्या करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, सीमन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या कराएंगे, उसको इजाकुलेट करवाएंगे या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कहां पर, फीमेल के जेनिटियल ऑर्गन में। फीमेल के जो जेनिटियल जो ऑर्गन होंगे उसके अंदर उसको क्या करवाएंगे, सीमन को इजाकुलेट करवाएंगे, देन उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, पहले किसी मेल से अपन क्या करेंगे, सीमन को कलेक्ट करेंगे और देन उसको क्या करवाएंगे, फीमेल के जो जेनिटियल जो आप लोगों के ऑर्गन्स होते हैं फीमेल में, उसके अंदर वहां पे उसको क्या करवाएंगे, इजाकुलेट करवाएंगे। ठीक है, लोअर चांसेज ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन बिकॉज एनिमल आर नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। इसमें क्या होंगे, जो एक जो एनिमल होगा उससे दूसरे एनिमल के अंदर जो जेनेटिकली जो डिजीज है उनके चांसेस क्या होंगे, बिल्कुल लो होंगे या नो चांस होगा। बट इसमें क्या होता, फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। ठीक है, इसमें क्या होंगे, फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे मेल एंड फीमेल। ठीक है, उसके बाद में देखो कंसेप्शन परसेंटेज इन दिस मेथड इज 65%। इसमें कितना होता है, 65% चांसेज रहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड इज बेटर फॉर इंडियन केटल।
जो आपकी इंडियन केटल है उनके लिए कौन सा मेथड है, बेस्ट मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, ये थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले सीमन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका स्टोरेज करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे, बहुत सारी इसमें प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा था आपका, नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल में क्या होता है, फिजिकली मेटिंग होगी मेल एंड फीमेल के बीच में। इसमें क्या होता है, हाइयर जो मोर चांस होंगे किसके, डिजीज के ट्रांसमिशन होने के। इधर अपन क्या करते हैं, पहले सीमन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसका क्या करेंगे, इजाकुलेशन करवाएंगे या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कहां पर, जो फीमेल के जो आप लोगों की जेनेटिकल जो पार्ट होंगे उसमें क्या करवाएंगे अपन, उसको इजैकुलेट करवाएंगे। देन इसमें क्या होगा कि आप लोगों का लोअर चांसेज होगा, क्या होगा, लोअर चांसेज होगा किसका, डिजीज के ट्रांसमिशन का क्या होगा, बहुत कम चांसेज होगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करते हैं कंसेप्शन जो परसेंटेज होगी कितनी होगी, 65, उसमें कितनी थी 50 to 60%। और उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये आर्टिफिशियल जो मेथड है वो इंडियन जो आप लोगों की केटल है उनके लिए क्या है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद में देखो मेथड ऑफ ब्रीडिंग, पहले आपका मेथड ऑफ ब्रीडिंग की बात करते हैं, ब्रीडिंग के कितने मेथड है, ठीक है। देखो इट इज राइट, टू ग्रुप्स के अंदर इसमें डिवाइड करते हैं, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। एक कौन सा होता है, इन ब्रीडिंग होता है, एक होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, देखो ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल बिटवीन 4 to 6 जनरेशन, ब्रीडिंग या मेटिंग करवाएंगे किसके बीच में, 4 to 6 जो जनरेशन वाले जो रिलेटेड एनिमल होंगे उसके बीच में जो ब्रीडिंग करवाएंगे, उसके बीच में जो मेटिंग करवाएंगे, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे। तो ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल बिटवीन 4 to 6 जनरेशन, तो 4 to 6 जो जनरेशन वाले जो रिलेटेड एनिमल हैं मेल एंड फीमेल, उनके बीच में जो मेटिंग की प्रोसेस करवाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे। आउट ब्रीडिंग क्या होगा, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स एक्सेप्ट एक्सेप्शन, या फिर आप लोगों का 6 जनरेशन, एक्सेप्ट जो 6 जनरेशन के बाद में उनका कोई रिलेशन नहीं है, 6 जनरेशन तक उनका कोई रिलेशन नहीं है और उनके बीच में आप लोग ब्रीडिंग करवाओगे तो अपन क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। जो रिलेटेड एनिमल होंगे और 4 to 6 जनरेशन के बीच में, उसके बीच में अपन वो करवाएंगे, आप लोगों का मेटिंग प्रोसेस करवाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। और 4 to 6 जो आपका मोर देन 6 जो जनरेशन है, या एक्सेप्ट जो 6 जनरेशन के उनके बीच में आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, ना फीमेल का है ना मेल का कोई रिलेशन है, और उनके बीच में अपन क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग। अब देखो इन ब्रीडिंग क्या होता है भाई, इन ब्रीडिंग इट मीन्स द मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, थस inbreeding involve the mating of related individual with 4 to 6 generation of same breed. Inbreeding divide into following group, इनके अंदर क्या होता है, 4 to 6 जनरेशन वाले जो मेल एंड फीमेल होते हैं जिनका क्या है रिलेशन है किसमें, 4 to 6 जनरेशन के अंदर आपस में रिलेटेड होते हैं और उनके बीच में अपन क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, तो उसको अपन कौन सी बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। जिनका आपको केवल और केवल याद करना है क्या, 4 to 6 जनरेशन के रिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्या करवाओगे, मेटिंग करवाओगे, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। इसको भी अपन डिवाइड करते हैं। इसमें देखो पहला कौन सा आता है, इसमें क्लोज ब्रीडिंग, पहला क्या आएगा, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज में क्या होगा, इनका जो मेल एंड फीमेल का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा, क्या होगा, क्लोज होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रीडिंग होगा। देखो द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल एनिमल्स, इनके बाद क्या होगा, मोर क्लोज रिलेशन होगा, क्या होगा, मोर क्लोज रिलेशन होगा, और इनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, मीटिंग करवाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लॉज मीटिंग बोलेंगे, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल सायर या सियर क्रॉस डॉटर, ठीक है, सन क्रॉस डैम, या फुल ब्रोदर क्रॉस फुल सिस्टर, मतलब सिस्टर का ब्रोदर का क्रॉस हो गया, ठीक है, सन का और उसकी डैम उसका मतलब मदर का क्रॉस हो गया। इधर अगर बात करते हैं उसका जो फादर एंड आप लोगों का केस का डॉटर का क्रॉस हो गया, तो इधर अपन बात कर सकते हैं, आप लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, फादर क्रॉस डॉटर, ठीक है, सन क्रॉस मदर, ब्रोदर क्रॉस सिस्टर। अब इन आप लोगों को पता है ब्रोदर एंड सिस्टर का क्लोज रिलेशन होता है, सन का और मदर का क्लोज रिलेशन होता है, फादर का डॉटर का क्लोज रिलेशन होता है, और उनके बीच में अपन मेटिंग प्रोसेस करवाएंगे, उसको कौन सा बोलेंगे, क्लॉज मेटिंग, ठीक है। तो यहां तक देखो इन ब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन के बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे, इन ब्रीडिंग। और मोर देन 6 जो जनरेशन के बाद में अपन क्रॉसिंग करवाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग या आउट ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। आप
इनब्रीडिंग का फर्स्ट टाइप कौन सा है? क्लोज ब्रीडिंग। क्लोजली जो रिलेशन जो मेल एंड फीमेल गेमिट्स होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे उसको क्या बोलेंगे? क्लोज ब्रीडिंग। इसमें क्या आएगा? फादर एंड डॉटर आएगा, सन एंड मदर आएगा, देन आप लोगों का ब्रदर एंड सिस्टर आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर का कौन सा था इसमें? लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, इट मींस द मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशन देन दो सेलेक्टेड फॉर क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, इनमें क्या होगा? थोड़ा सा क्या होगा? वाइडर होगा। इनका रिलेशन कैसा होगा? थोड़ा सा क्या होगा? वाइडर। थोड़ा सा क्या होगा? वाइडर होगा, लेकिन इसके बीच में आएगा 4 to 6 जनरेशन के बीच में। ठीक है, मतलब आप लोगों का होगा 4 to 6 जनरेशन में, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? इनमें गैप होगा। देखो, in this mating, it means the mating of animal of wider degree of relationship than those selected for close breeding, except the close breeding involve the mating of related individual within 4 to 6 generation। 4 to 6 जनरेशन में होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? वाइडर होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल, हाफ ब्रदर क्रॉस हाफ सिस्टर। ठीक है, हाफ ब्रदर क्रॉस सिस्टर या कजन ब्रदर क्रॉस सिस्टर। ठीक है, कजन के ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्रॉस हो गया, या हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर के बीच में क्रॉस हो गया, मतलब थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा वाइडर हो गया रिलेशन। ग्रांड फादर क्रॉस ग्रांड डॉटर, ग्रांड फादर का और ग्रांड डॉटर का क्रॉस करवा दिया। देन अगर बात करते हैं डॉटर एंड जो आपका फादर एंड डॉटर का क्रॉस है, उससे थोड़ा सा क्या वाइडर है? ग्रांड फादर का और ग्रांड डॉटर का। उसके बाद में अगर बात करते हैं ग्रांड फादर एंड ग्रांड जो डॉटर हो गया, ग्रांड सन एंड ग्रांड मदर। ठीक है, ग्रांड सन एंड ग्रांड मदर। ठीक है, तो देखो अपन ने बात की इनब्रीडिंग में क्या हुआ? 4 to 6 रिलेशन जो जनरेशन था उनके बीच में रिलेशन का क्रॉस कौन सा था? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग टू टाइप, क्लॉज ब्रीडिंग एंड क्लॉन ब्रीडिंग में। क्लॉन ब्रीडिंग में क्या था? क्लोज रिलेशन के बीच में क्रॉस करवा रहे थे, जैसे मदर का किससे करवा रहे थे? सन से करवा रहे थे, सिस्टर का ब्रदर से करवा रहे थे, डॉटर का फादर से करवा रहे थे। लाइन ब्रीडिंग में क्या होगा? थोड़ा सा वाइल्डली रिलेशन होगा, लेकिन होगा किनके बीच में? 4 to 6 जनरेशन में, जैसे ग्रांड फादर का ग्रांड सन के बीच में क्रॉस करवा रहे थे, हाफ ब्रदर का सिस्टर के बीच में क्रॉस करवा दे, कजन ब्रदर का सिस्टर के बीच में क्रॉस करवा रहे थे, उसको अपन क्या बोल रहे थे? लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, तो यहां आप लोगों का इनब्रीडिंग के दोनों टाइप कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे किसकी? आउट ब्रीडिंग। किसकी बात करेंगे? आउट ब्रीडिंग। देखो, द मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, different breed and different species, but same breed animal should not be relation up to 6 generation is called as outbreeding। अब देखो इसमें क्या है? द मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, इसमें क्या हो सकती है? सेम ब्रीड भी हो सकती है। ठीक है, ब्रीड कैसी हो सकती है? सेम। डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड भी हो सकती है, और डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है। ठीक है, इसमें देखो सेम ब्रीड के बीच में भी क्रॉस करवा देंगे, डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस करवा देंगे, देन आप लोगों का क्या करवाएंगे? डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी क्रॉस करवा देंगे। बट सेम ब्रीड एनिमल शुड नॉट बी रिलेशन अप टू 6 जनरेशन, लेकिन जो सेम ब्रीड होंगे उनके 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट नंबर पे आपका सेम ब्रीड हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड हो सकती है, डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है। अगर सेम ब्रीड है, अगर क्या है? सेम ब्रीड है, तो उनके बीच में क्या है? 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मीटिंग को अपन कौन सी मीटिंग बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आउट ब्रीडिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आउट क्रॉसिंग। क्या आएगा? आउट क्रॉसिंग। क्या आएगा? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? देखो, it consists in the practice of mating of unrelated pure breed animal with the breed usually ancestor and offsprings are not related up to 4 to 6 generation। ठीक है, अब देखो इन यहां पे दे रखा है, इसमें क्या करेंगे? मेटिंग की प्रोसेस करवाएंगे, मेटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। अनरिलेटेड प्योर ब्रीड, आपस में कोई रिलेशन नहीं है ब्रीड, दोनों ब्रीड हैं एक स्पीसीज के, लेकिन आपस में क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। वाज ब्रीड यूजुअली एंसेस्टर, इनकी पूर्वज हो सकती है, एंड ऑफस्प्रिंग आर नॉट रिलेटेड अप टू 4 to 6 जनरेशन, कि इनके जो 4 to 6 जनरेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है,
और एक ही क्या है, सेम ब्रीड है दोनों की। जैसे अपन बात करते हैं रेड सिंधी, रेड सिंधी तो क्या है इसमें मेल है, और रेड सिंधी क्या है, काऊ है। इन दोनों के बीच में है दोनों रेड सिंधी, लेकिन इनका 4 to 6 जनरेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, तो ऐसी क्रॉसिंग को क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। सेम स्पीसीज है, ठीक है, दोनों ही रेड सिंधी के हैं, लेकिन इनका 4 to 6 जनरेशन के बीच में क्या है, रिलेशन नहीं था, तो ऐसी क्रॉसिंग को अपन कौन सी क्रॉसिंग बोल रहे थे, आउट क्रॉसिंग बोल रहे थे। ठीक, जैसे रेड सिंधी इसमें मेल है और रेड सिंधी इसमें क्या है, फीमेल है। दूसरा था क्रॉस ब्रीडिंग, कौन सा आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो क्रॉस ब्रीडिंग क्या कह रहा है भाई, इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड एंड ऑफस्प्रिंग आर नोन एज क्रॉस ब्रीड। इनमें क्या होगा, इनमें देखो मेटिंग करवाएंगे, इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स के बीच में क्या करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, और डिफरेंट ब्रीड है, यहां पे क्या है, ब्रीड कौन सी है, डिफरेंट है, ब्रीड कौन सी है, डिफरेंट है, और उनके बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। क्रॉस आउट क्रॉस में क्या था, ब्रीड क्या थी, सेम थी, लेकिन इनका जो रिलेशन था वो क्या था, 4 to 6 जनरेशन से अबाउ था। इधर क्या था, आप लोगों की ब्रीडिंग ब्रीड्स क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट ब्रीड के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज द जनरली यूज्ड वेयर द क्रॉस ब्रीड प्रोजेनी इज डायरेक्टली मार्केटेड and are not need for breeding, thus best for pig and chicken। इसको अपन बात करते हैं मोस्टली यूज किसमें करते हैं अपन, ठीक है, नोट नीड फॉर ब्रीडिंग thus बेस्ट फॉर पिग एंड चिकन के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर काऊ की बात करें, काऊ के अंदर सबसे एग्जाम्पल देखो, हॉलिस्टीन फ्रीजियन एंड थारपारकर कार्न फ्रीज, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल से कार्न स्विस। देखो यहां पे क्या है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन किसकी है, काऊ, थारपार क्या है, काऊ, लेकिन क्या है, इनकी ब्रीड क्या है, अलग अलग है, और यहां पर बात करें क्या, डिफरेंट ब्रीड, इनका क्रॉस करवाकर क्या तैयार किया गया, कार्न फ्रीज, क्या तैयार किया, कार्न फ्रीज। यहां पे देखो ब्राउन स्विस ये भी क्या है, साहिवाल भी क्या है, और यहां से क्या बना दिया अपन ने, कार्न स्विस। ठीक है, तो डिफरेंट जो ब्रीड है एनिमल की, उनके बीच में अपन मेटिंग करवा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, आउट क्रॉस में क्या था, सेम थी, ब्रीड सेम थी, और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या थी, डिफरेंट थी ब्रीड। ठीक है, आगे देखो, आगे आता टाइप ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के टाइप, क्रॉस ब्रीडिंग के टाइप। अब देखो क्रिस क्रॉस या डबल क्रॉस, क्रिस क्रॉस या डबल क्रॉस, क्रिस क्रॉस या डबल क्रॉस। अब देखो when the two breeds are crossed alternatively, the method known as criss cross। अपन क्या करेंगे, इसमें जो क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट क्या करवा रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, दो ब्रीड्स के बीच में, टू ब्रीड्स के बीच में अल्टरनेट ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, क्रिस क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है, देखो इन दिस सिस्टम द क्रॉस ब्रीड soon come to have about 66.66% of their inheritance from the breeds of their immediately sire current sire with 1/3 आपका 33.33% फ्रॉम द ब्रीड बीइंग यूज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे पहले क्रॉस करवा लिया, पहले फर्स्ट नंबर पे क्रॉस करवाया, इसमें क्या करेंगे अपन, टू ब्रीड्स का क्रॉस करवा रहे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे क्रॉस करवाया, उसकी प्रोजेनी आई, फिर उसका क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या गया, फर्स्ट नंबर पे जनरेशन जो क्रॉस आएगा उसमें कितने इसमें परसेंटेज आएंगे, 66.66% आएंगे, और सेकेंड वाले का होगा उसमें 33.33% इसमें आएंगे। तो उसको अपन अल्टरनेटली जो क्रॉस करवाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस। इन दिस सिस्टम 3 breeds are crossed in a rotational manner, it is also known as rotational crossing। इसमें क्या करेंगे, 3 breeds के बीच में अगर रोटेशनल क्रॉस करवाएंगे, यहां पे करवा रहे थे 2 breeds के बीच में रोटेशनल क्रॉस, यहां 3 breeds के बीच में क्या करवाएंगे, रोटेशनल क्रॉस करवाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिपल क्रॉस बोलेंगे। 2 breeds के बीच में अगर अपन रोटेशनली क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको अपन क्रिस क्रॉस बोलते हैं,
और 3 ब्रीड्स के बीच में अपन रोटेशनली जो क्रॉस करवाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है, बैक क्रॉस की बात करते हैं। बैक क्रॉसिंग इज मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल बैक टू वन ऑफ द प्योर पेरेंट्स विच वर यूज टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, अपन बैक क्रॉस में क्या होता है, एक टेस्ट क्रॉस होता है, एक बैक क्रॉस होता है। देखो अपन जैसे मान लो ये क्या होता है, एक तो होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। ठीक है, ये हो गए रेसेसिव, क्रॉस करवाया, ये अपने पास फर्स्ट जनरेशन मिली। ठीक है, ये F1 मिला, इसका क्रॉस किससे करवा रहे हैं, प्योर से करवा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। और इस F1 का क्रॉस अगर मान लो इससे करवाएं तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। कौन सा बोलते हैं, अगर किसी F1 हाइब्रिड का क्रॉस उसके अगर मान लो डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं या फिर प्योर पेरेंट के साथ करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अगर उसका क्रॉस अगर मान लो कि रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, इम्प्योर पेरेंट के साथ करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, टॉप क्रॉस क्या होगा, इन ए पेडिग्री ए हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ वन ऑफ इट्स टॉप पेरेंट फॉर स्पेशली एंड डिजायर्ड करेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आप लोगों का F1 आया था, उसका अगर किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए अपन क्रॉस करवाते हैं, जो भी आपका डोमिनेंट जो पेरेंट होता है उसके साथ क्रॉस करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, टॉप क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, इधर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो it is one of the system of outbreeding in which animal of two different species are cross and find of offspring is called as hybrid। ठीक है, इनमें क्या होंगे, जो टू स्पीसीज होंगे, इसमें ब्रीड के बीच में क्रॉस नहीं करवाएंगे, किसके बीच में करवाएंगे, स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाएंगे, और उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो म्यूल, म्यूल क्या होगा, जैक एंड मेयर, जैक एंड मेयर के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूल बोलेंगे। ठीक है, म्यूल को अपन शायद खच्चर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है आप लोगों का, यहां तो क्या होता है, जैक का मतलब होता है डंकी। क्या होता है, डंकी, डंकी एंड मेयर। क्या होगा, डंकी एंड मेयर। ठीक है, तो मेल, इसमें जो म्यूल क्या होगा, म्यूल को हिंदी में बोलते हैं खच्चर। डंकी, इसमें क्या होता है, मेल तो क्या होता है, डंकी गधा, और फीमेल क्या होती है इसमें, हॉर्स या घोड़ी, मेयर। ठीक है, तो उसको उससे क्या बनता है, म्यूल बनता है। एक आता है हिनी, हिनी में जस्ट उल्टा हो जाता है, हिनी में क्या होता है, स्ट्रेलियन, स्ट्रेलियन तो क्या बोलते हैं अपन, हिनी। स्ट्रेलियन का मतलब होता है यहां पे स्ट्रेलियन का अगर बात करते हैं, स्ट्रेलियन का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। एंड यहां पे फीमेल जो होती है उसको अपन बोलते हैं जेनेट। जेनेट का मतलब ये होता है जो उसको डंकी, जो फीमेल डंकी होती है, ठीक है, फीमेल डंकी, और फीमेल डंकी को अपन क्या बोलेंगे, जेनेट बोलेंगे। उनके क्रॉस को अपन क्या बोलेंगे, हिनी बोलेंगे। तो म्यूल में क्या होता है, इसमें तो मेल तो होता है, मेल तो क्या होता है डंकी, और फीमेल क्या होती है, हॉर्स। उसके बीच में क्रॉस करवाएंगे, क्या मिलेगा, म्यूल। इसमें क्या होता है, फीमेल तो, मेल तो क्या होता है, हॉर्स, और फीमेल क्या होती है, टंकी, तो उसमें क्या मिलेगा आपका, ही नहीं आएगा। ठीक है, कैटलो क्या होता है, अमेरिकन तो क्या होता है इसमें, बिशन का मतलब होता है अमेरिकन बफेलो, अमेरिकन तो क्या होता है इसमें, बफेलो, और अमेरिकन इसमें क्या होती है, काऊ, फिर क्या बनता है, कैटलो। ठीक है, इधर आता है जेब्रोइड, इसमें जेब्रा और मेयर के बीच में क्रॉस करवाएंगे। और उसके बाद में आता है पिनू, पिनू में क्या होता है, याक एंड काऊ के बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, तो म्यूल क्या होगा, जैक एंड मेयर के बीच में क्रॉस होगा। हिनी क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन एंड आपका जेनेट के बीच में क्रॉस होगा। कैटलो क्या होगा, अमेरिकन बिशोन होगा या बिसन होगा। देन आप लोगों का अमेरिकन काऊ होगा। जेब्रोइड होगा क्या, जेब्रा और मेयर के बीच में क्रॉस होगा। देन आपका पिनू क्या होगा, याक एंड काऊ के बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, आगे देखो ग्रेडिंग अप क्या होता है, आगे आता है आप लोगों का ग्रेडिंग अप। ठीक है, देखो इट इज ए गुड मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड। ये आपकी जो इंडिजीनियस ब्रीड है उनके इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, गुड मेथड है, अच्छा मेथड है। ठीक है, इट इज लिखो, सॉरी, इट इज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ आउट ब्रीडिंग
इन विच सियर इज प्योर ब्रीड, इसमें जो मेल होगा वो तो क्या होगा, प्योर होगा, प्योर ब्रीड का होगा मेल, 100% प्योर है, ठीक है। मेटेड विथ नॉन डिस्क्रिप्टेड हर्ड ऑफ फीमेल, ये क्या होगी, नॉन डिस्क्रिप्टेड होगी, अर्थात क्या होगा, इम्प्योर होगी, कौन सी होगी, इम्प्योर। फीमेल कौन सी होगी, इम्प्योर होगी, केटल। देन प्योरिटी इंक्रीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड इन सेवंथ जनरेशन प्योरिटी विच रीच्ड अप टू 99.2% या 99.9% इज नॉन डिस्क्रिप्टेड हर्ड। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें करते हैं, जैसे मान लो ये मेल है प्योर, इम्प्योर फीमेल है, क्रॉस करवा दिया, प्रोजेनी आई, इसमें 50% आएंगे फर्स्ट बार, ठीक है। इस प्रोजेनी का फिर क्रॉस किससे करवाएंगे, प्योर मेल से, फिर इसकी प्रोजेनी आएगी, फिर प्रोजेनी का क्रॉस प्योर मेल से, फिर इसकी प्रोजेनी आएगी, फिर प्योर मेल से, फिर प्रोजेनी, ऐसे 6 to 7 जनरेशन तक बार बार फ्रीक्वेंटली क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो फर्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें तो क्या होगा, 50% क्या मिलेंगे, गुड कैरेक्टर आएंगे। देन नाइन्थ आपका जो 6 to जो 7 जो जनरेशन आएगी उसमें क्या होंगे, 99.9% क्या हो जाएंगे, उसमें प्योर आप लोगों की जो मेल थे उसके कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। इट इज द गुड मेथड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिजीनियस एनिमल हर्ड, ये क्या है कि आप लोगों का जो इंडियन जो आपके एनिमल्स हैं या इंडियन काऊ हैं, इंडियन केटल हैं, उनके इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, अच्छा मेथड है, गुड मेथड है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेडिंग ऑफ मेथड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस ऑफ मेथड, ये किसके बेस पे आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पे आया था, जो आप लोग जेमेटिक्स में कई बार पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें देखो ग्रेडिंग अप में क्या होता है, इम्प्योर प्योर ब्रीड होता है, प्योर तो इसमें क्या होता है, बुल होता है, और इम्प्योर क्या होती है, इसमें काऊ होती है। क्रॉस करवाएंगे 6 जनरेशन में, 6 to 7 जनरेशन में कितने करेक्टर आएंगे, 99.9%, ठीक है। और कौन से उस पे लॉ पे बेस है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस पे बेस है, ठीक है। उसके बाद में देखो एआई क्या होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द introduction of male reproductive cells sperm with into female reproductive tracts by an artificial means, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो मेल होता है, मेल से क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, देन उसके जो फीमेल की जो वेजाइनल वाला पार्ट होता है, या फिर अपन बात करते हैं जो आपका जेनेटिया जो पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो correct, artificial insemination means artificially deposing of semen, पहले क्या करेंगे, सीमन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल के जो जेनेटिया होते हैं या जेनेटिया जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। आगे देखो भाई, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इन 1300 एडी, ठीक है, लगभग आपका 1322, लगभग 1322 की बात है, ठीक है। उसके बाद में देखो अरब चीफ कलेक्ट द सीमन फ्रॉम हिज एनिमीज स्टेलियन एंड इंजेक्ट इनटू जेनिटियल ऑर्गन ऑफ मेल, इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिफिक थे, उनका नाम था अरब चीफ। इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, कहां से, स्टेलियन, स्टेलियन का मतलब होता है मेल हॉर्स, मेल हॉर्स, मेल हॉर्स से इन्होंने क्या किया, सीमन को कलेक्ट किया, और जो फीमेल है, फीमेल फीमेल हॉर्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेयर, उसके जेनिटियल ऑर्गन्स में उसको क्या किया, इजेकुलेट किया, इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आगे देखो इन 1777, इन 1777 लजार्डो, लजार्डो स्प्लेनी जेनी used scientifically AI successfully to inseminate a bitch, इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिफिक थे, इन्होंने 1777 और उनका नाम था आप लोगों का लजार्डो, लजार्डो ने क्या किया, इन्होंने क्या किया
कि AIT जो आपका आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है, इसमें किस में इजैकुलेट किया इन्होंने? बिच के अंदर। बिच किसको बोलते हैं? जो फीमेल डॉग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बिच बोलते हैं। उसके बाद में देखो 1902 में लेविस यूज साइंटिफिकली एआई सक्सेसफुली इनटू इंसेमिनेटेड इन मेयर। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आ गए, उनका नाम था लेविस, और लेविस ने इसको किसमें सक्सेसफुली करवाया? मेयर के अंदर। किसमें? मेयर में। और उसके बाद में फिर 1909 में वापस एक आ गया, फर्स्ट आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश इन रशिया। वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट जो आप लोगों की आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन की जो लेबोरेटरी है वो कहां पर है? रशिया में। और कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1909 में। द फर्स्ट आर्टिफिशियल वेजाइना फॉर बुल वाज डिजाइन इन 1930 बाय रशियन साइंटिस्ट। सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजाइना किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रशियन साइंटिस्ट के द्वारा 1930 के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज फर्स्टली अटेम्प्ट इन इंडिया 1939। अभी अपने को ये काम किया, ठीक है, क्या यहां पर अपने को काम का है क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज फर्स्टली अटेम्प्ट इन इंडिया 1939। सबसे फर्स्ट बार ये कहां पर आपका इंडिया के अंदर सबसे पहली बार कब इसको यूज में किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था? 1939 बाई जेडी संपत कुमार। किसके द्वारा? बाई जेडी संपत कुमार के द्वारा। एट द प्लेस ऑफ डेयरी फार्म। कहां पर? प्लेस ऑफ डेयरी फार्म, मैसूर कर्नाटक, एंड सम हैवी काव वर ऑब्टेन्ड। उसके बाद में देखो, सबसे पहले अगर इंडिया के अंदर एआई की बात करें तो कब आया था? 1939 में। किसके द्वारा इसको प्रयोग में लिया गया था? जेडी संपत कुमार के द्वारा। कहां पर करियो प्लेस कौन सा था? प्लेस डेयरी फार्म, मैसूर कर्नाटका में। ठीक है, द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश, स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ एआई इन 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ पी भट्टाचार्य। उसके बाद में अगर बात करते हैं, द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश, IVRI में स्टार्ट किया था साइंटिफिक स्टडी किसके बारे में? एआई के बारे में। कब किया था? 1942 अंडर किसके लीडरशिप में? पी भट्टाचार्य के लीडरशिप के अंदर 1942 के अंदर इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया था किसकी? इसकी स्टडी को। In 1942, first artificial insemination center was establishment in IVRI, इज्जतनगर, AIC in कोलकाता, बेंगलोर, हिसार। इन्होंने क्या किया था? 1942 में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्ट किया था। कहां पर? IRI, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में AIC आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर कहां कहां खोले गए थे? कोलकाता, बेंगलोर एंड हिसार में। ठीक है, तो अपने सबसे पहले राजस्थान इंडिया की बात करें 1939, किसके द्वारा? जेडी संपत कुमार। कहां पर? प्लेस डेयरी फार्म, मैसूर कर्नाटक। ठीक है, मैंने यही चीज अपने लिए। अब देखो भाई, ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 टू 1956, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्रैल 1951 to March 1956, a master project, the key village scheme was launched for improvement of Indian animal herd। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 टू 1956 के बीच में इन्होंने एक न्यू स्कीम लॉन्च की, उसका नाम था क्या? की विलेज स्कीम। ठीक है, किसके इंप्रूवमेंट के लिए? इंडियन जो काऊ हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए। 500 animal are comes under a key village scheme and 4 villages depend on 1 artificial insemination center। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इसके योजना में शुरुआत में कितने एनिमल्स को अंडर में लिया? 500 एनिमल्स को इसके अंडर में आए और 4 गांव इसके अंडर में आए। एक किसके अंडर में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर के अंडर में। 500 तो क्या एनिमल्स आएंगे और 4 इसमें गांव आए। ठीक है, इट मीन 1 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर रेस्पॉन्सिबल फॉर 2000 एनिमल्स। एक जो आप लोगों का एआई जो रेस्पॉन्सिबल था, एआई था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो सेंटर था, वो कितने एनिमल्स के लिए जिम्मेदार था, रेस्पॉन्सिबल था? 2000 के लिए था। इन
1951 to 14 other artificial insemination center was establishment under की विलेज स्कीम। इस की विलेज स्कीम के अंडर में टोटल इंडिया में कितने और खोल दिए गए थे? 14 एआई सेंटर खोल दिए थे। ठीक है। डेनिस मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना इज यूज इन इंडिया। आर्टिफिशियल वेजाइना के लिए कौन सा मॉडल काम में लेते हैं? डेनिस मॉडल। कौन सा था? डेनिस मॉडल। और सीमन बैंक इंडिया में कहां पर है? एनडीआरआई बेंगलोर कर्नाटका। एनडीआरआई बेंगलोर में पहला, आजकल वर्तमान में एनडीआरआई कहां पर है? करनाल हरियाणा में। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। 1955 में खोला गया था। पहले फर्स्ट टाइम कहां खुला था ये? बेंगलोर में। आजकल कहां है वर्तमान में? करनाल हरियाणा में। तो सीमन बैंक कहां पर है? एनडीआरआई करनाल हरियाणा में। ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके क्या क्या मेथड हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या क्या मेथड हैं? फर्स्ट नंबर पे क्या करोगे भाई? कलेक्शन ऑफ सीमन। क्या करेंगे? सीमन को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन करेंगे सीमन का। पहली प्रोसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ सीमन। सेकंड क्या है? एग्जामिनेशन एंड इवाल्युएशन ऑफ सीमन। क्या करेंगे? उसका सीमन का इवाल्युएशन करेंगे, इवाल्युएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। तीसरा डाइल्यूएशन ऑफ सीमन, सीमन को क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। थर्ड, फोर्थ नंबर का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमन, सीमन को स्टोरेज, देन आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। देन उसके बाद में इंसेमिनेशन एंड प्रोजेनी डायग्नोसिस, उसके बाद में उसको इजैकुलेट करेंगे और इजैकुलेट के बाद में उसकी जो प्रोजेनी आएंगी उसका डायग्नोसिस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसकी? कलेक्शन ऑफ सीमन। सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ सीमन। थर्ड नंबर पे डाइल्यूशन ऑफ सीमन। फोर्थ नंबर पे स्टोरेज ऑफ सीमन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमन। देन आप लोगों का इंसेमिनेशन एंड प्रोजेनी डायग्नोसिस ऑफ। ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या है? जो 5 जो इसके क्या है? मेथड है, स्टेप्स है किसके? एआई के। अब देखो फर्स्ट नंबर पे आता है कलेक्शन ऑफ सीमन। फर्स्ट नंबर पे भाई कलेक्शन कैसे करेंगे? भाई कलेक्शन करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड, द बेस्ट मेथड फॉर सीमन कलेक्शन। सीमन कलेक्शन का बेस्ट मेथड कौन सा है? आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड है। ठीक है। आर्टिफिशियल वेजाइना है और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? उसमें सीमन को कलेक्ट करेंगे। देखो आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड के बारे में, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सीमन कलेक्शन। इन दिस मेथड artificial vagina provide an environment similar to the natural vagina with a temperature, pressure and with sufficient lubrication at the time of ejaculation। ठीक है। आर्टिफिशियल वेजाइना क्या होती है? आर्टिफिशियल इज द बेस्ट मेथड ऑफ सीमन कलेक्शन। ये क्या है? सीमन को कलेक्ट करने का क्या है? बेस्ट मेथड है। ये क्या करता है भाई? ये करता है आर्टिफिशियल वेजाइना प्रोवाइड करवाता है क्या? एनवायरमेंट। किसके समान? नेचुरल वेजाइना के समान क्या करवाता है? एनवायरमेंट क्या करवाता है? प्रोवाइड करवाता है। विथ ए टेम्परेचर, उसके समान ही प्रोवाइड करवाएगा। प्रेशर, उसके समान ही प्रोवाइड करवाएगा। देन लुब्रिकेशन, ठीक है, उसी के समान क्या करवाएगा? प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। तब उसमें क्या करेगा? मेल जो होगा उसमें क्या करेगा? अपनी स्पर्म या उसका जो उसको क्या करेगा? सीमन को कलेक्ट करवाएगा। ठीक है। एट द टाइम इजैकुलेशन, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना 39 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 45 टू 55 mm। अब देखो 39 तो किसका होता है भाई? 39 तो होता है बफेलो का। किसका? बफेलो का। और 41 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें आता है? काऊ का। काऊ की आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर है ये। तो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर 39 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। एवरेज कितना हो गया? 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इसका प्रेशर कितना होता है? 45 टू 55 mm पर HG। ठीक है। आ गई बात समझ में? तो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इसका प्रेशर कितना होगा? 45 टू 55 mm पर HG होगा। बेस्ट मेथड कौन सा है सीमन को कलेक्ट करने का? आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। ठीक है। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल वेजाइना ये क्या करता है? जो आप लोगों का नेचुरल वेजाइना है वैसा वैसा एनवायरनमेंट क्या करवाता है? प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब दूसरा, पहला अपन ने सीमन को कलेक्शन कर लिया किसमें? आर्टिफिशियल वेजाइना में। अब देखो उसके बाद में क्या करेंगे? उसका एग्जामिनेशन एंड इवाल्युएशन ऑफ सीमन। इसको क्या करेंगे? इवाल्युएशन करेंगे सीमन का। कैसे करेंगे भाई? इन दिस प्रोसेस वी डिटरमाइन द काउंटिंग ऑफ स्पर्म
मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजिया एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इन सीमन बाय फॉलोइंग मेथड। इसमें क्या करेंगे अपन, स्पर्म को काउंट करेंगे, उसकी मोटिलिटी को काउंट करेंगे, ठीक है, और स्पर्मेजिया को काउंट करेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है सीमन की, इन सबको जो ये मेथड है उसमें अपन काउंट करेंगे। देखो पहला माइक्रोस्कोपिक एंड फिजिकल टेस्ट करेंगे, उसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कौन सा था आपका, माइक्रोस्कोपिक एंड फिजिकल टेस्ट। देखो कैसे, आपने कभी स्पर्म जो इसका जो होता है उसमें अपनी कभी स्पर्म को देखा है भाई, इसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, दिखता है कि नग्न आंखों से? किससे देखेंगे अपन, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो देखो इन दिस मेथड इट इज जस्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग कैरेक्टर विदाउट माइक्रोस्कोप ओनली नॉर्मल नेक्ड आईज, ठीक है, इसको विदाउट माइक्रोस्कोप अपन देख नहीं सकते ना। दूसरा कलर, देखो बेस्ट कलर ऑफ सीमन क्रीमी कलर, जो सीमन का जो बेस्ट कलर होता है वो कौन सा होता है, क्रीमी कलर होगा, ठीक है। एंड अदर कलर इंडिकेशन ऑफ सम एडमिक्सचर एंड इन्फेक्शन, अगर क्रीमी कलर के अलावा कोई दूसरा कलर आता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें मिक्सचर है, क्या है उसमें किसी ना किसी प्रकार का मिक्सचर है। तो सीमन का अगर अपन बेस्ट कलर की बात करते हैं तो कौन सा होता है, क्रीमी कलर होता है। कौन सा होता है, क्रीमी कलर होता है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सीमन एंड नंबर ऑफ स्पर्म इन वेरियस एनिमल स्पीसीज, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पे, देखो ये अपने पास है स्पीसीज है, एनिमल्स कौन कौन से हैं, देन उसके देखो सीमन वॉल्यूम, ठीक है, प्री इजैकुलेशन उसके कितने सीमन, उसकी जो एक जो एनिमल होगा कितना जो सीमन को इजैकुलेट करेगा, ठीक है। स्पर्म कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन में उसकी कितनी होगी, देन उसके बाद में टोटल स्पर्म पर इजैकुलेशन मिलियन में कितने होंगे, उसमें स्पर्म कितने होंगे, और उसके बाद में उसका पीएच मान कितना होगा, ठीक है। देखो एक अगर बात करते हैं, एक बुल होता है, वो बुल नॉर्मली कितना सीमन को इजैकुलेट करता है, 5 to 8 ml। एक जो बुल होता है वो कितना सीमन इजैकुलेट करता है, 5 to 8 ml इन वन टाइम, एक बार में 5 to 8 ml क्या करता है, सीमन को इजैकुलेट करता है, कौन, बुल करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, यहां से प्रश्न पूछा था सीधा। बफेलो बुल कितना आता है, 3 to 5 ml। रैम कितना करता है, 1 ml। पक कितना करता है, 1 ml, ठीक है, अप्रोक्स 1 ml। कॉक कितना करता है, 0.22 ml। बोर कितना करता है, 200 to 250 ml। देन ऑस्ट्रेलियन करता है 150 125 ml, ठीक है। तो देखो बुल जो होता है वो कितने सीमन को इजैकुलेट करता है इन वन टाइम में, 5 to 8 ml। अगर बफेलो बुल की बात करते हैं 3 to 5 ml। रैम एंड बक की बात करें नॉर्मली 1 ml। कॉक की बात करें 0.22 ml। और बोर की बात करते हैं 200 to 250 ml। देन अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं 125 ml, जो सीमन है उसको इजैकुलेट करता है इन वन टाइम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म की बात करें तो इसमें आपका 1200 होते हैं, देन इसमें 600 होते हैं, 3000 होते हैं, 3000 250 एंड 120, ठीक है। ये एग्जाम में मोस्टली कम पूछा जाता है। उसके बाद में देखो इनका पीएच मान, जो बुल होता है, बुल का जो स्पर्म होता है उसका पीएच मान, उसका जो सीमन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 to 7.5। बफेलो का कितना होता है, 6.8। अगर बात करते हैं उसका कितना होता है, रैम का 6.27, इसका 6.8। अगर बात करते हैं कोक का कितना होता है, 7.3 to 7.5। अगर अपन बात करें बोर का कितना होता है, 6.8 to 7.2। देन अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन का कितना होता है, 7.7 to 7.8, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है, ठीक है, स्पर्म वैल्यू प्री इजैकुलेशन इन ml, ठीक है। कलर कौन सा, क्रीमी कलर। बेस्ट जो सीमन का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, क्रीमी कलर। अब तीसरा टेस्ट कौन सा आ गया अपने पास, अगला टेस्ट कौन सा हो गया, केमिकल टेस्ट, ठीक है। कौन सा हो गया, केमिकल टेस्ट। अब देखो दिस मेथड इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ मेटाबॉलिक रेट एंड ऑन दिस बेसिस एस्टिमेट द एज ऑफ स्पर्म। उसमें क्या करेंगे अपन, उसकी स्पर्म की एज को काउंट करेंगे, मोटिलिटी को काउंट करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे। और पहला टेस्ट कौन सा आ गया, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, MBR टेस्ट। केमिकल टेस्ट में पहला कौन सा टेस्ट आ गया आप लोगों का, MBR टेस्ट आ गया, मिथाइल ब्लू केटालेज टेस्ट आ गया। कौन सा आ गया, मिथाइल ब्लू केटालेज टेस्ट आ गया। अब देखो भाई ये क्या होता है, इन दिस टेस्ट मिक्सिंग ऑफ सीमन विथ मिथाइल ब्लू
सॉल्यूशन देन कलर ऑफ मिक्सर इज ब्लू। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आप लोग सीमन को किस में करोगे मिक्सर, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज में, तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। नाउ ए गुड क्वालिटी सीमन शुड रिड्यूस द कलर इन 6 minutes while intake of 6 to 8 minutes then is suspected and more than 9 minutes it means poor quality of semen। अगर देखो इसमें क्या होगा, आप लोग उसमें क्या करेंगे, जो सीमन होगा उसमें क्या करेंगे, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज या मिथाइल ब्लू केमिकल उसमें करेंगे, डिप करेंगे या उसमें डालेंगे, मिक्सर करेंगे। अगर देखो अगर गुड क्वालिटी होगी तो उसमें कलर कितने टाइम में रिड्यूस हो जाएगा, 6 मिनट में। अगर उसमें नॉर्मल क्वालिटी का होगा तो 6 to 8 मिनट में। अगर उसकी क्वालिटी क्या है, पुअर क्वालिटी का है, तो कितने टाइम में रिड्यूस होगा, 9 मिनट में। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज उसकी क्वालिटी को मेजर्ड कर रहा है बाई कलर के द्वारा। ठीक है, इसमें कलर को अपन क्या करेंगे, मिक्सर करेंगे, ग्रेंड करेंगे, देन इसमें अगर मान लो 6 मिनट में उसका रिड्यूस हो रहा है देन गुड क्वालिटी, 6 to 8 मिनट में हो रहा है नॉर्मल क्वालिटी, देन 9 मिनट में उसका रिड्यूस हो रहा है कलर, देन उसकी क्वालिटी कौन सी होगी, पुअर क्वालिटी होगी। ठीक है, उसके बाद में आता पीएच टेस्ट, कौन सा होगा, पीएच। देखो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सीमन इज डिटरमाइंड बाय पीएच टेस्ट। उसकी क्या करेंगे, एसिडिटी एंड बेसिडिटी को अगर मेजर्ड करेंगे, वो कौन से मीटर के द्वारा या कौन से टेस्ट को, उस टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलेंगे, पीएच टेस्ट बोलेंगे। नॉर्मली पीएच ऑफ सीमन इज 6.8। ठीक है, इन AIC लिटमस पेपर इज यूज फॉर पीएच टेस्ट। नॉर्मली जो स्पर्म या जो सीमन होगा उसका पीएच कितना होगा, 6.8। ठीक है, उसके बाद में देखो फ्रक्टोलाइसिस क्या होगा, फ्रक्टोलाइसिस। अब फ्रक्टोलाइसिस में क्या होगा, फ्रक्टोज शुगर। एग्जाम में पूछा जाता है भाई क्या, कि आप लोगों का सीमन की जो शुगर होती है उसको कौन सी शुगर बोलेंगे, फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज शुगर इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म इन सीमन। जो स्पर्म होंगे उनको एनर्जी कौन सी शुगर देती है, फ्रक्टोज शुगर देती है। तो देखो फ्रक्टोज शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म इन सीमन। इन नॉर्मली बुल सीमन द इंडेक्स ऑफ फ्रक्टोलाइसिस इज अबाउ 1 and 2। नॉर्मली जो बुल होता है उसके सीमन के अंदर फ्रक्टोलाइसिस का जो रेंज होती है, उसका लेवल होता है वो कितना होता है, 1 to 2 होता है। और सीमन की जो सुक्रोज होगी, सीमन की जो सीमन की जो अगर बात करते हैं शुगर होगी, वो कौन सी होगी, फ्रक्टोज होगी। ठीक है, और फ्रक्टोज सीमन जो जो शुगर होती है वो सीमन के स्पर्म को क्या करती है, एनर्जी देने, एनर्जी प्रोवाइडर काम करती है, एनर्जी देने का काम करती है। रेस्पिरेशन कोफिशिएंट, रेस्पिरेशन कोफिशिएंट क्या होता है, फॉर बुल सीमन 21, रैम 22 एंड कॉक का 7। इनकी रेस्पिरेशन कोफिशिएंट आप मेजर्ड करते हैं। अगर बुल सीमन का कितना होगा, 21, रैम का कितना होगा, 22 एंड कोक का कितना होगा, रेस्पिरेशन कोफिशिएंट 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो बीबीसी टेस्ट, अगला कौन सा आता है, बीबीसी टेस्ट, ब्रोमो इथाइल ब्लू केटालिज टेस्ट। कौन सा होगा, ब्रोमो इथाइल ब्लू केटालिज टेस्ट। देखो इफ केटालोस नंबर 30 लेस देन, इफ 300 लेस देन 300 to 40 सो सस्पेक्टेड एंड 40 पुअर। अगर देखो टेस्ट कौन सा है, ब्रोमोइथाइल ब्लू केटालिस टेस्ट। अगर देखो उसमें केटालिस के नंबर, अगर केटालिस नंबर कितने होंगे, लेस देन 300, लेस देन 300 अगर केटालिस नंबर आएंगे उसके सीमन के, तो वो कौन सी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी। कौन सा होगा, गुड क्वालिटी। अगर उसके केटालेज के अगर मान लो कि उसके केटालेज नंबर कितने होंगे, 300 to 400, तो कौन सी होगी, सस्पेक्टेड क्वालिटी। कौन सी होगी, सस्पेक्टेड अर्थात नॉर्मल क्वालिटी। देन उसके अगर मान लो मोर देन 400 अगर उसके केटालेज नंबर आएंगे, तो वो कौन सी क्वालिटी होगी, पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केटालिस नंबर, अगर उसमें 300 लेस देन 300 अगर केटालिस नंबर होंगे, तो कौन सी क्वालिटी होगी, गुड क्वालिटी। 3 to 400 सस्पेक्टेड क्वालिटी, देन आपका मोर देन 400 पुअर क्वालिटी होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट अगला कौन सा आ गया, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। अब देखो
इन नॉर्मल सीमन नंबर ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी वेरियस 100 to 90 100 to 9 lakh 6,000 या 60,000 9 lakh 60,000 if number of the bacteria is higher than 96,000 thus semen is poor quality and not useful. The counting of bacteria in semen is done by plate count method. कौन से मेथड से करेंगे? प्लेट काउंट मेथड से करेंगे. और नंबर ऑफ बैक्टीरिया वेरी करते हैं कहां से लेकर? 100 से लेकर 9,60,000. कितने? अगर उसके अंदर बैक्टीरिया कितने होंगे? लेस देन 96,000 तो कौन सी क्वालिटी है? पुअर क्वालिटी. इसका यूज में नहीं ले सकते. ठीक है. और कौन से मेथड से उसको काउंट करेंगे अपन? प्लेट काउंट मेथड से. आगे आ गया डाइल्यूशन ऑफ सीमन. ठीक है. क्या आ गया? डाइल्यूशन ऑफ सीमन. अब डाइल्यूशन में देखो मिक्सिंग ऑफ सीमन विथ डाइल्यूएंट मटेरियल इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन ऑफ सीमन. ठीक है. अगर क्या करेंगे अपन? अगर अपन क्या करेंगे? किसी भी सीमन के अंदर क्या करेंगे? कोई भी डाइल्यूट एजेंट मटेरियल मिक्सर करेंगे तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलेंगे. अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डाइल्यूशन क्यों करनी चाहिए? तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंसेमिनेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल एनिमल इन ए सिंगल डोज. कि एक सिंगल डोज के अंदर अगर आप उसको डाइल्यूट कर दोगे तो नंबर ऑफ जो फीमेल होंगी उनको अपन क्या कर सकते हैं? इजैकुलेट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फीमेल के अंदर. ठीक है. दूसरा, इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी. उस सीमन की जो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. अब बात करेंगे डाइल्यूइंग एजेंट कौन कौन से हैं, डाइल्यूशन कौन कौन से किस किस के द्वारा अपन उसको डाइल्यूट कर सकते हैं. तो पहला आता है एग योल्क फोस्फेट डाइल्यूएंट. पहला कौन सा आता है? एग योल्क. पहला कौन सा आता है डाइल्यूएंट? एग योल्क आता है, अंडे की जर्दी जिसको अपन बोलते हैं. इट इज यूज फर्स्ट टाइम इन 1940 बाई फिलिप्स एंड लार्डी इन बुल सीमन. द डाइल्यूशन प्रिजर्वेटिव बाय द यूज ऑफ दिस डाइल्यूटर. ठीक है. इसको सबसे पहले 1940 के अंदर, 1940 के अंदर फिलिप्स और लार्डी ने बुल के सीमन को डाइल्यूट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था. ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर, इसमें क्या करेंगे? एक तो डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, एग योल्क लेंगे एंड सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट. सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट काम में लेंगे. बुल सीमन प्रिजर्व्ड अप टू 4 days एंड बफेलो बुल सीमन अप टू 2 days. ठीक है. इसमें क्या करते हैं अपन? एक तो डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, एग योल्क लेते हैं, सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट लेते हैं और बुल को और सीमन को क्या करते हैं? इसमें प्रिजर्व करते हैं. ठीक है. उसको परिरक्षित करते हैं या स्टोरेज करते हैं इसमें ना. मिल्क बेस्ड डाइल्यूटर. इट इज द मिक्सर ऑफ सेपरेटो मिल्क 10% एग योल्क एंड 50% ग्लिसरोल. तो इसमें क्या कर सकते हैं? दूसरा, एग योल्क एंड ग्लिसरोल से भी अपन क्या कर सकते हैं? उसको डाइल्यूट कर सकते हैं. ग्लिसरोल में क्या होगा? क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर बुल स्पर्मेटोजिया इन एग फ्रोजन सीमन. ठीक है. जो स्पर्म के जो स्पर्मेटोसिया जो होते हैं उनको क्या करते हैं अपन? प्रिजर्व करते हैं. ठीक है. पहला आता है एग योल्क साइट्रेट डाइल्यूएंट, देन आप लोगों का ग्लाइसिन के द्वारा. ठीक है. तो आप लोगों को एक तो एग योल्क के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और ग्लिसरोल के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में आता है आप लोगों का आइलिनी वेरिएबल टेम्परेचर डाइल्यूएंट, आईवीटी, आइलिनी वेरिएबल टेम्परेचर डाइल्यूएंट. इट इज डेवलप्ड बाय वैन डेनमार्क एंड शर्मा. आईवीटी विथ सीमन स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर फॉर 7 days. इस मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? रूम टेम्परेचर पर 7 days तक अपन क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं. उसके बाद में आता कोकोनट मिल्क बेस्ड डाइल्यूटर एंड साइट्रेट एसिड डाइल्यूटर. ठीक है. इन पीएच कितना होगा? 6.8 होगा. फाउंड टू बी द बेस्ट डाइल्यूटर फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ बफेलो बुल सीमन एंड डीआरआई करनाल हरियाणा. ठीक है. तो देखो पहला एग योल्क, ग्लिसरोल, उसके बाद में आइलिनी वेरिएबल टेम्परेचर, कोकोनट मिल्क, और उसके बाद में साइट्रेट एसिड हो गया. ठीक है. तो इनका आप लोगों को नेम याद होनी चाहिए. एग योल्क, मिल्क बेस्ड डाइल्यूटर, ग्लिसरोल,
उसके बाद में आइलिनी वेरिएबल टेम्परेचर, कोकोनट मिल्क बेस्ड डाइल्यूटर, देन आप लोगों का साइट्रेट एसिड हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो रेशियो ऑफ सीमन डाइल्यूशन, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, सीमन का डाइल्यूशन का रेशियो कितना होना चाहिए। इन इंडिया 1:10 to 1:20, वेयर एज इन फ्रोजन कंट्रीज 1:100 डाइल्यूशन रेशियो are successfully used after dilution of semen must be used within 24 hours। इंडिया के अंदर जो डाइल्यूशन का रेशियो होता है 1:10 to 1:20 होता है, लेकिन अदर कंट्री की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है 1:100 होता है। उसके बाद में स्टोरेज, अपने डाइल्यूशन कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज के लिए देखो एक तो अपन रेफ्रिजरेशन के टेम्परेचर पे कर सकते हैं 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, first in the method both semen and diluent are placed in the water bath at 30 degree, then fill the glass ampoules and ampoules, deposit in refrigerator at 41 degree Fahrenheit 4 to 5 degree centigrade for some week। Semen preservation in this method also called short term preservation, short storage and refrigeration temperature, it used for recently in the artificial insemination center। ठीक है, पहला आता आपका स्टोरेज एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करेंगे अपन, शॉर्ट पीरियड के लिए अपन क्या कर सकते हैं इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। दूसरा डीप फ्रीजिंग ऑफ सीमन, डीप फ्रीजिंग सीमन, अब इसमें क्या होगा देखो इन दिस मेथड जनरली सब जीरो टेम्परेचर आर यूज्ड 196 इन द लिक्विड नाइट्रोजन गैस, माइनस में आएगा 196, माइनस में है ना 196 डिग्री सेंटीग्रेड in the liquid nitrogen gas and 79 degree centigrade in dry ice or solid CO2 are used in deep freezing storage। 30 to 40% sperm are dead due to very low temperature, so it is called as long time preservation या cryo preservation। आपका deep freezing of semen, इसमें पहला फर्स्ट नंबर पे -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन गैस, देन या फिर -79 डिग्री ड्राई आइस या सोलिड CO2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इसके अंदर 30 to 40% जो स्पर्म होंगे वो क्या होंगे डेड हो जाते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर। और इस प्रकार के प्रिजर्वेशन को कौन सा प्रिजर्वेशन बोलेंगे, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। एग्जाम में पूछा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड एट लिक्विड नाइट्रोजन गैस, -79 डिग्री सेंटीग्रेड इन ड्राई आइस या ड्राई CO2। ठीक है, और इट इज आल्सो नोन एज इट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, दूसरा आता है द आइलिनी वेरिएबल टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर सीमन स्टोरेज इन 1 वीक। क्या करेंगे इसमें कितने वीक तक अपन स्टोरेज कर सकते हैं 1 वीक तक स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता आप लोगों का ट्रांसफर ऑफ सीमन। अब लास्ट आपका जो टॉपिक था वो क्या था, ट्रांसफर। अपन ने सबसे पहले क्या किया था, कलेक्ट किया था, उसका एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन किया था, देन उसका डाइल्यूशन किया था, उसके बाद में स्टोरेज किया था, देन आप क्या करेंगे उसको इजैकुलेट करवाएंगे। ठीक है, या उसको ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, और उसके बाद में फिर क्या करवाएंगे उसको इजैकुलेट करवाएंगे। ठीक है, देखो ट्रांसफर क्या होगा, सीमन, सीपर, BF, पार्सल, ट्रेटनो, फ्लास्क, इट्स आर डिफरेंट मेथड ऑफ सीमन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये बहुत सारे मेथड हैं जिसका नाम आपका सीमन, सीपर हो गया, BF हो गया, पार्सल हो गया। ठीक है, बहुत सारे इसके मेथड होते हैं क्या करते हैं सीमन के ट्रांसफर के लिए। अब देखो BF स्कीम क्या है, दिस इज यूजफुल फॉर सीमन ट्रांसपोर्टेशन इन विलेज एंड बैकवर्ड एरिया। जो विलेज एरिया है, बैकवर्ड जो एरिया है, उसके लिए जो सीमन के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बेस्ट जो मेथड है या फिर आप लोगों की बेस्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी है, BF है। ठीक है, कौन सी है, BAF। अब लास्ट में क्या आ गया, इंसेमिनेशन एंड प्रोजेनी टेस्ट। पहला कौन सा था, फर्स्ट नंबर का कौन सा था आप लोगों का मेथड इसके AI की, सबसे पहला कलेक्शन था, दूसरा एग्जामिनेशन इवोल्यूशन था, थर्ड नंबर पे इवोल्यूशन था, फोर्थ नंबर पे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, और सिक्स नंबर पे क्या है, इंसेमिनेशन एंड प्रेगनेंसी टेस्ट। अब देखो इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है सम कॉमन टेक्निक्स फॉर इंसेमिनेशन आर फॉलोइंग। अलग अलग मेथड, पहला आता है स्पेकुलम मेथड। पहला कौन सा आता है, स्पेकुलम मेथड।
हायर चांस ऑफ कंसेप्शन बट इट मेनी काज वाउंड आर इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंसेप्शन के जो चांस है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो घाव वगैरह के पशुओं में वोंड या इन्फेक्शन होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो हैंड इन वेजाइना मेथड। हैंड को इसमें कहा, वेजाइना के अंदर हैंड को यूज में लेके अपन क्या कर सकते हैं, उसको इजैकुलेट करवा सकते हैं। या रेक्टो वेजाइनल मेथड, कौन सा आता है, रेक्टो वेजाइनल मेथड। अब देखो यहां पे देखा हुआ आपका रेक्टो वेजाइनल मेथड इज द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड इन इंसेमिनेशन। रेक्टो वेजाइनल मेथड कौन सा, इंसेमिनेशन के लिए कौन सा मेथड है, सबसे पहला रेक्टो वेजाइनल मेथड। कौन सा होगा, रेक्टो वेजाइनल मेथड इज द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंसेमिनेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ सीमन डिपोजिशन, प्लेस कहां पर उसको सीमन को डिपोजिट करवाते हैं, उसको डिपोजिट कहां करवाते हैं, देखो मिड टू एंड पार्ट ऑफ सर्विक्स। कहां पर, सर्विक्स के मिड टू एंड पार्ट पर। कहां पर उसको इजैकुलेट करवाएंगे, कहां उसको डिपोजिशन करवाएंगे, मिड टू एंड पार्ट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का जो मिड से लेकर एंड वाला पार्ट है वहां पर उस सीमन को क्या कर देते हैं अपन, इजैकुलेट कर देते हैं। ठीक है, देन आप लोगों का टाइम ऑफ सीमन डिपोजिशन, मिड टू एंड ऑफ इस्ट्रस। जो फीमेल होगा, फीमेल इस्ट्रस हीट में आएगा, इस्ट्रस पीरियड में आएगा, उसका मिड टू लेकर एंड का जो टाइम होगा उस टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं, उस सीमन को इजैकुलेट करवा सकते हैं या ब्रीडिंग अपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्लेस, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा, मिड टू एंड पार्ट ऑफ सर्विक्स। टाइम कौन सा होगा, मिड टू एंड ऑस्ट्रेस या स्ट्रेस जो पीरियड का जो मिड से लेकर एंड वाला जो टाइम होगा वो बेस्ट टाइम होगा। मेथड कौन सा होगा, रेक्टो वेजाइनल मेथड। कौन सा होगा, रेक्टो वेजाइनल मेथड। अब देखो 1 to 2 ml semen with 5 to 10 लाख sperm are used for insemination in cow and buffalo। cow and buffalo के लिए कितना काम मिलेंगे, एक वन टाइम के लिए 1 to 2 ml। ठीक है, एंड सीप एंड गोट के लिए कितना लेंगे, 0.1 ml। ठीक है, कितना लेंगे, 0.1 ml। नेचुरल इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन फाउंड इन एम्फीबुला एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन इजेक्टेड इन सर्विक्स। नेचुरल जो आप लोगों का इंसेमिनेशन होता है या फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उसको, ये कहां पर होता है, एम्फीबुला में। कहां पर होता है, और अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां पर होता है, सर्विक्स में। कहां पर होता है, सर्विक्स में होता है। कहां पर होता है, सर्विक्स में। ठीक है, तो देखो इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होगा उसको अपन इजैकुलेट कैसे करवाएंगे। बेस्ट मेथड कौन सा है, रेक्टो वेजाइनल मेथड। बेस्ट प्लेस कौन सा है, मिड टू एंड पार्ट ऑफ सर्विक्स। बेस्ट टाइम कौन सा है, मिड टू एंड ऑफ ईस्ट्रस पीरियड। काऊ में, बफेलो में कितना लेंगे, 1 to 2 ml, और गोट एंड सिप में 0.1 ml। ठीक है, नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहां पर होता है, एम्फीबुला में। देन आप लोगों का एआई कहां पर होता है, इजैकुलेट, जो सीमन को कहां इजैकुलेट करते हैं, सर्विक्स में। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो प्रोजेनी टेस्ट। अगला क्या आएगा, प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट, इसके आप लोगों के प्रोजेनी टेस्ट के अलग अलग, या सॉरी प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रोजेनी नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट। कौन से आएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट। आपने इजोकुलेट करवा दिया, इजोकुलेटिंग के बाद, इजोकुलेशन के बाद में क्या होगा, उनके जो आपके स्पर्म होंगे, देन आपके एग्स होंगे, जो भी उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। देन उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जाइगोट्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के लिए अपन कौन कौन से टेस्ट काम में लेंगे, प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, पहला आपका बायोकेमिकल टेस्ट। कौन सा होगा, बायोकेमिकल मेथड। दूसरा रेक्टल पाल्पेशन मेथड। तीसरा वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। ठीक है, चौथा प्रेग्नेंट काउ डज नॉट कम स्ट्रस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। जो प्रेग्नेंट जो काउ होगी, जो प्रेग्नेंट होगी, जो काउ होगी, वो किस में नहीं आएगी, हीट में नहीं आएगी, स्ट्रेस पीरियड में नहीं आएगी। किसके कारण, कार्पस ल्यूटियम के कारण। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से टेस्ट हो गए आपके, पहला बायोकेमिकल टेस्ट, दूसरा रेक्टल पाल्पेशन मेथड, तीसरा वेजाइनल स्पेकुलम मेथड, और चौथा जो प्रेग्नेंट काऊ होगी वो किस में नहीं आएगी, हीट में नहीं आएगी, स्ट्रेस पीरियड में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो पहला बायोकेमिकल मेथड क्या होता है भाई, देखो बायोकेमिकल मेथड, इट इज यूज आफ्टर 20 days ऑफ स्ट्रेस फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, इसको किस में कितने दिन बाद में काम में लेंगे, 21 days आफ्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस के जस्ट कितने दिन बाद में काम में लेंगे उसको, 21 days के आफ्टर। ठीक है,
उसमें देखो इट इज ए बिलीवेबल, ये क्या है, विश्वास वाला है, बिलीवेबल है, एंड गुड मेथड, ये क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है, ठीक है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए, प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन secreted by ovary higher than 3 ml 3 mg per ml in milk and 1 mg per ml in blood, then it indicate the gestation period। अब देखो इसमें क्या करेंगे, बायोकेमिकल जो मेथड है इसमें क्या करेंगे, जब जो काऊ होती है, केटल होती है, स्ट्रेस में आती है, स्ट्रेस के 21 डेज आफ्टर अपन क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, इसको अपन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलेंगे। इसमें ये अपने को प्रेगनेंसी टेस्ट जो लेवल है, ये लेवल बताता अपने को किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो जो लेवल है किसका, ओवरी का, मिल्क के अंदर तो कितना आएगा इसका, 3 mg पर ml, किसमें, मिल्क के अंदर। अगर आप इसका ब्लड के अंदर इसका टेस्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 mg पर ml। अगर ऐसा उसका लेवल आता है किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, तब अपन क्या समझ लें कि जो केटल है, काऊ है, बफेलो है, किसमें है, गेस्टेशन पीरियड में, अर्थात गर्भकाल में है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये कितने दिन बाद में करेंगे, स्ट्रेस के 21 डेज। इसमें अगर मिल्क के अंदर उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए, 3 mg पर ml, और ब्लड में कितना होना चाहिए, 1 mg पर ml। ठीक है, तब अपन किसको क्या समझेंगे, अपन इसको क्या समझेंगे अपन, कि आप लोगों का ये गेस्टेशन पीरियड में आ चुकी है। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है आपका रेक्टल पाल्पेशन मेथड। क्या होगा, रेक्टल पाल्पेशन मेथड। इट इज द कॉमन मेथड ऑफ प्रोजेनी टेस्ट या प्रेगनेंसी सर्च, सॉरी, ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड। क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, दिस टेस्ट डन आफ्टर 50 to 60 days of pregnancy stress। according to this method, large tuberous कॉटलिडांस आर इंडिकेशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। इसमें क्या करते हैं अपन, रेक्टल पाल्पेशन के अंदर क्या करते हैं, ये मेथड कब मेजर्ड करते हैं या फिर कब इसको यूज में लेते हैं, गेस्टेशन पीरियड के, या फिर आप लोगों का प्रेगनेंसी के स्ट्रेस पीरियड के 50 to 60 डेज आफ्टर। ठीक है, उसके बाद में देखो सम मेजर इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला आप लोगों का देखा है, बफेलो शुड बी मेटेड मिनिमम 2 times ड्यूरिंग 1 हीट पीरियड। एक हीट पीरियड के बीच में जो बफेलो है उसको अपन कितनी बार उसको क्या करवा सकते हैं, अपन मेटिंग करवा सकते हैं 2 टाइम। ठीक है, 2 बार। मिल्च ब्रीड ऑफ काऊ गिवन मिल्क अप टू 300 पर लैक्टेशन। जो मिल्च जो ब्रीड वाली जो काऊ है वो लगभग कितना, 300 ml, सॉरी 300 डेज क्या करेंगी, मिल्क का सिक्रेशन करेंगी। द मेजर पर्पज ऑफ ब्रीडिंग इन काऊ एंड बफेलो इज मिल्क प्रोडक्शन एंड गोट एंड सीप इन मीट प्रोडक्शन एंड वूल एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो मेजर अपन जो ब्रीडिंग जो ये करवा रहे हैं, अपन जो भी ब्रीडिंग प्रोसेस यूज में ले रहे हैं, ब्रीडिंग पर्पज, वो क्या है, काऊ एंड बफेलो में तो किसको प्रोडक्शन का, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, एंड गोट एंड सिप में मीट के लिए, वुल के लिए, एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ड्यूअल पर्पज ब्रीड शुड बी सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। मोस्टली कौन सी ब्रीडिंग काम में लेते हैं, कौन सी ब्रीड्स काम में लेते हैं, ड्यूअल पर्पज ब्रीड काम में लेते हैं। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टू बी चांस ऑफ प्रेगनेंसी आर 65% एंड मोर। जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है एआई के अंदर, जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो कितने होते हैं, 65% होते हैं। बाय 1 इजैकुलेशन ऑफ बुल 800 काउस एंड मे बी इंसेमिनेटेड। ठीक है, एक बार जो बुल इजैकुलेट होता है उसमें लगभग आप लोगों का 1000, यहां पे कर लो 1000 काउ को अपन क्या कर सकते हैं, इंसेमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सिलेक्शन मेथड द सिलेक्शन ऑफ एनिमल इज डन बाय प्रोजेनी टेस्ट। ठीक है, इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वुल सीमन 0.73 डिग्री सेंटीग्रेड, सीप के अंदर 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, बुक के अंदर 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट होगा कितना, 0.73 डिग्री सेंटीग्रेड, सीप का अंदर कितना होगा, 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, देन बक्का कितना होगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। द बुल सीमन डाइल्यूशन प्रेशर 0.5 to 54 to 0.70, relative density 1.035 and electric conductivity 89.52
116.5, ठीक है। ये आप लोगों की ये जो सीमेन है उसका प्रेशर है, ये रिलेटिव डेंसिटी है, देन ये क्या है उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। हाई परसेंटेज ऑफ कंसेप्चुएशन फाउंड इन वेजाइनल स्पेकुलेशन मेथड बट इज नॉट सेफ फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट, ठीक है। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के चांस कौन से मेथड से होते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम मेथड से होते हैं, बट ये क्या है आप लोगों का नोट सेफ नहीं है, इसमें क्या होता है डिजीज और इन्फेक्शन होने के चांसेस मोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रोजेनी टेस्ट, ये क्या कह रहा है आप लोगों का प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है, दिस इज प्रोजेनी टेस्ट, दिस इज ए टाइप ऑफ सिलेक्शन, इन दिस मेथड एनिमल आर selected on the basis of their progeny character, this method is useful for male animal, ठीक है, कि उसके जो प्रोजेनी करेक्टर के द्वारा अपन क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मेल बुल को, तो उसको अपन प्रोजेनी टेस्ट बोलेंगे। बेस ऑफ एनिमल इज हर्ड बुल बेस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और उसके बाद में ड्यूअल पर्पज ब्रीड शुड बी सिलेक्टेड और क्रॉस ब्रीडिंग, तो मोस्टली अपन ड्यूअल पर्पज ब्रीड काम मिलेंगे, ठीक है, और एनिमल हर्ड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, एआई ब्रीडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, ब्रीडिंग मेथड हो गए, देन आप लोगों का नेचुरल ब्रीडिंग हो गया, देन उसके बाद में आप लोगों का कौन सा हो गया आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो गया, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का, बाकी अपन नेक्स्ट डे कल चर्चा करेंगे बाकी की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।